नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर गलत समझा जाता है, नशे की लत। क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, कोई नैतिक कमजोरी, या फिर जैसा कि हमारे आज के स्रोत बताते हैं कार्ल युंग और गैबर माटे के विचारों पर आधारित एक विश्लेषण, क्या ये किसी गहरे दर्द, किसी अधूरेपन की कहानी है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि नशे की लत शायद एक बुरी आदत से कहीं ज्यादा है। हो सकता है ये एक लक्षण हो, एक तरह की मदद की पुकार। देखते हैं कि युंग और माटे के विचार हमें इस मानवीय पीड़ा को, इस संघर्ष को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि नशे की लत असल में है क्या? चलिए इसी की तह तक जाते हैं। तो शुरुआत इस विचार से करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि लत अपने आप में समस्या न हो, बल्कि किसी गहरी चीज से निपटने का एक तरीका हो? शायद अंदर के शोर को, दर्द को कम करने की कोशिश। बिल्कुल। और यहीं पर आप देखेंगे कार्ल युंग और गैबर माटे की सोच काफी मिलती जुलती है। दोनों का निचोड़ यही है कि मुद्दा असल में पदार्थ या व्यवहार का उतना नहीं है जितना उस अंदरूनी घाव का है जिसे व्यक्ति जाने अनजाने भरने की कोशिश कर रहा है। घाव। हाँ, इसे कमजोरी की तरह देखने के बजाय दर्द की प्रतिक्रिया की तरह देखना, ये सोच ही मतलब पूरी बात को बदल देती है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये पूरी समझ को पलट देता है। तो ये घाव आता कहां से है? अगर हम पहले कार्ल युंग के नजरिए को देखें, वो 20वीं सदी के शुरुआती विचारक थे। उन्होंने कहा कि इंसान सिर्फ एक सोचने वाली मशीन नहीं है। हाँ, उन्होंने मानव मनस साइकी को बहुत जटिल माना। उसमें सिर्फ हमारा चेतन मन ही नहीं, बल्कि अनदेखे अनजाने हिस्से भी हैं, जिसे उन्होंने छाया या शैडो कहा। शैडो। हाँ, और यहाँ तक कि एक सामूहिक अचेतन की भी बात की। ये थोड़ा गहरा लगता है। सामूहिक अचेतन, छाया। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? हाँ, देखिए, सामूहिक अचेतन सुनने में भारी लगता है, पर ऐसे सोचिए जैसे हम सब में कुछ जन्मजात पैटर्न होते हैं। अंधेरे का डर, माँ की एक खास छवि, कुछ कहानियां जो हर संस्कृति में मिलती हैं। युंग का मानना था कि ये हमारी साझी इंसानी विरासत है, कुछ भावनाएं, विचार, छवियां जो हम सब में बहुत गहराई में मौजूद हैं। अच्छा, और छाया? छाया हमारे व्यक्तित्व के वो हिस्से हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, या जिनसे हम डरते हैं, या जिन्हें समाज अच्छा नहीं मानता। गुस्सा, डर, जलन, स्वार्थ, वो सब कुछ जो हम दिखाना नहीं चाहते, छिपाते हैं। यूं कहते थे कि इन्हें दबाने से ये खत्म नहीं होते। खत्म नहीं होते तो क्या होता है? वो अंदर ही अंदर मतलब सड़ते हैं और फिर किसी और रूप में बाहर निकलते हैं, जैसे बेवजह का गुस्सा, डिप्रेशन, चिंता, या फिर लत के रूप में। ओ, मतलब जिसे हम दबाते हैं वो किसी और दरवाजे से बाहर आ जाता है। दिलचस्प। तो युंग ने लत को इसी छाया से जोड़कर देखा। हाँ, उनके लिए लत सिर्फ एक बुरी आदत नहीं थी, ये एक तरह का आध्यात्मिक संकट था, स्पिरिचुअल क्राइसिस। जैसे कोई सही रास्ते से भटक गया हो और गलत जगह पर कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो। आध्यात्मिक संकट मतलब? उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सह संस्थापक बिल विल्सन को एक खत में लिखा था कि शराबी की जो तीव्र इच्छा, जो क्रेविंग होती है, वो असल में पूरी होने की, जुड़ाव महसूस करने की, समग्रता, होलनेस की एक गहरी आध्यात्मिक प्यास है। बस फर्क यह है कि वो उसे शराब में ढूंढ रहा है। वाह। वो जिंदगी से भाग नहीं रहा, वो जिंदगी से कुछ ज्यादा, कुछ गहरा पाने की कोशिश कर रहा है, पर गलत तरीके से। जरा सोचिए, ये कितना अलग नजरिया है उस व्यक्ति को देखने का जिसे हम अक्सर सिर्फ नशेड़ी कह देते हैं। बिल्कुल, ये तो पूरी सोच बदल देता है। हम अक्सर उन्हें कमजोर या गैर जिम्मेदार मान लेते हैं, पर यूं कह रहे हैं कि शायद वो किसी गहरी खोज में भटके हुए हैं। और ये छाया वाली बात, क्या इसका मतलब यह है कि अपनी कमियों या दर्द का सामना न करना, उन्हें दबाना, हमें लत की तरफ धकेल सकता है? यंग का तो यही मानना था। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, न्यूरोसिस हमेशा जायज पीड़ा का विकल्प होता है। न्यूरोसिस हमेशा जायज पीड़ा का विकल्प होता है, इसका मतलब जब हम अपने असली दर्द, दुख, अधूरेपन या डर को महसूस करने से कतराते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते, तो हमारा मन कोई और रास्ता ढूंढ लेता है, कोई लक्षण पैदा कर लेता है, जैसे चिंता, डिप्रेशन, ऑब्सेशंस या फिर लत। ये उस असली जायज पीड़ा से बचने का एक तरीका बन जाता है। तो हम भागते हैं, सुन करते हैं। हाँ, पर उसकी कीमत होती है। कीमत होती है एक अधूरा जीवन, खुद से कटा हुआ महसूस करना। और अब लगभग एक सदी बाद डॉक्टर गैबर माटे आते हैं,
वो इसी धागे को पकड़ते हैं, लेकिन शायद ज्यादा आधुनिक भाषा में न्यूरोसाइंस, बचपन के अनुभव, इनके संदर्भ में। बिल्कुल। मार्टे युंग की बातों को आज की जबान और विज्ञान से जोड़ते हैं। उनका सबसे मशहूर वाक्य शायद आपने सुना हो, सवाल ये मत पूछो कि लत क्यों है, सवाल पूछो कि दर्द कहाँ है। हाँ, सुनाए, दर्द कहाँ है। ये युंग की बात का ही एक तरह से विस्तार है। मार्टी कहते हैं कि लत कमजोर लोगों की पसंद नहीं है, ये उन लोगों का एक अनुकूलन है, एडेप्टेशन है, जो घायल हुए हैं, खासकर बचपन में। ये असहनीय सच्चाई, असहनीय भावनाओं से निपटने का एक तरीका बन जाता है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। मतलब जड़ें अक्सर बचपन में होती है, उन अनुभवों में जिन्हें शायद हम बड़े होकर याद भी नहीं रखते। हाँ, बहुत हद तक। मार्टे का जो काम है, खासकर वैंकूवर के डाउनटाउन ईस्ट साइड में, जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा नशे की लत वाले लोगों के साथ काम किया, वो यही दिखाता है। उन्होंने देखा कि लगभग हर नशे के आदी व्यक्ति की कहानी में अगर आप गहराई में जाएं तो बचपन का कोई ना कोई आघात, कोई अनदेखी, कोई गहरी भावनात्मक ज़रूरत का पूरा न होना छिपा होता है। और यहाँ आघात या ट्रॉमा का मतलब सिर्फ कोई बड़ी घटना नहीं है, जैसे कोई एक्सीडेंट या हिंसा। नहीं, यही मार्टे की बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो आघात को फिर से परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं, आघात वो नहीं है जो आपके साथ होता है, आघात वो है जो उस घटना के परिणाम स्वरूप आपके अंदर होता है। ओके, जो आपके अंदर होता है। हाँ, मतलब एक ही घटना, मान लीजिए माता पिता का भावनात्मक रूप से उपलब्ध ना होना या लगातार आलोचना करना, दो बच्चों पर अलग अलग असर डाल सकती है। आघात वो बाहरी घटना नहीं, बल्कि वो अंदरूनी घाव है जो मन पर रह जाता है। वो एहसास, वो गहरी मान्यता जो बन जाती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं काफ़ी नहीं हूँ, या मुझे प्यार नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ये अंदरूनी घाव है, वो एहसास है जो मायने रखता है। और फिर बच्चा इस घाव से, इस दर्द से निपटने के तरीके ढूंढता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से वो चीज़ें विकसित होती हैं जिन्हें हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज या मुकाबला करने की रणनीतियाँ कहते हैं। ये जिंदा रहने के तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं कि खुश रहने के। जैसे किस तरह की रणनीतियाँ? जैसे कुछ बच्चे सीखते हैं कि अगर वो हमेशा दूसरों को खुश रखेंगे, पीपल प्लीजिंग, तो शायद उन्हें थोड़ी सुरक्षा या प्यार मिलेगा। कुछ अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाते हैं क्योंकि उन्हें दिखाना खतरनाक लगता है। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आत्मनिर्भर बन जाते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते। और कुछ दूसरी तरफ चले जाते हैं। हाँ, कुछ बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, स्कूल में परेशानी खड़ी करते हैं, कुछ खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, या फिर कुछ बहुत कम उम्र में ही नशे की तरफ मुड़ जाते हैं। वो दर्द को सुन करने का एक तरीका बन जाता है। मार्टे कहते हैं कि ये बच्चों की गलती नहीं थी, ये उनके माहौल में जिंदा रहने के सबसे अच्छे तरीके थे जो उन्हें उस वक्त मिले। तो इस नजरिए से देखें तो लत व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि उस समय का समाधान बन जाती है। बिल्कुल। ये सोचने का तरीका ही कितना अलग है ना? ये उस व्यक्ति से शर्म और दोष हटा देता है। और युंग भी अपनी भाषा में कुछ ऐसा ही कह रहे थे। युंग कैसे? पूर्ण मानस के साथ पैदा होते हैं, एक एकता होती है उनमें, लेकिन दुनिया के अनुभव, खासकर शुरुआती चोटें, इस एकता को तोड़ देती हैं। हमारा चेतन मन, कॉन्शियस सेल्फ, और वो अचेतन शैडो, जिसमें हमारा दर्द, हमारे डर, हमारी अस्वीकृत इच्छाएं होती हैं, उनके बीच एक दरार पड़ जाती है। अच्छा। जितना ज्यादा आघात, उतनी गहरी दरार। और नशे का आदी व्यक्ति वो अनजाने में इसी टूटे हुए स्व को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा होता है। और क्या आज का विज्ञान, मतलब न्यूरोसाइंस, इस सब को सपोर्ट करता है? बचपन के अनुभव और दिमाग के विकास का जो कनेक्शन है। हाँ, कमाल की बात यह है कि आज का विज्ञान यंग और मार्टे की इन बातों पर, आप कह सकते हैं, मोहर लगा रहा है। हमें पता है कि बचपन में दिमाग बहुत तेजी से विकसित होता है और वो अपने माहौल के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। अच्छा। प्यार और सुरक्षा भरा माहौल दिमाग को तनाव झेलने, भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने के लिए तैयार करता है। लेकिन अगर माहौल लगातार तनावपूर्ण हो, डरावना हो, या बच्चे की भावनात्मक ज़रूरतें पूरी न हो, जैसे लगातार अनदेखी, अकेलापन, घर में झगड़ा या हिंसा, तो दिमाग अलग तरह से विकसित होता है। किस तरह से अलग? देखिए, जब बच्चा लगातार तनाव में रहता है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा बनते हैं, और अगर ये लंबे समय तक होता रहे तो ये हार्मोन दिमाग के जरूरी हिस्सों के विकास में बाधा डाल सकते हैं। कौन से हिस्से?
खास तौर पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी सोच, समझ, प्लानिंग और आवेगों, इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है, और लिम्बिक सिस्टम, जो हमारी भावनाओं को प्रोसेस करता है। सरल शब्दों में कहें तो बचपन का पुराना तनाव दिमाग के ब्रेक और एक्सेलरेटर के बीच के संतुलन को बिगाड़ सकता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है एक ऐसा वयस्क जो शायद बाहर से बिल्कुल ठीक लगे, कामयाब भी हो, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं को संभालने में बहुत मुश्किल महसूस करे। वो आसानी से अभिभूत हो सकता है और नशे या दूसरी बाध्यकारी आदतों का शिकार होने की संभावना उसमें ज्यादा होती है। बाप रे, मतलब बचपन की भावनात्मक अनदेखी भी हमारे दिमाग की वायरिंग बदल सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसी को एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ACS, यानी बचपन के प्रतिकूल अनुभवों पर हुई रिसर्च भी दिखाती है। जिन लोगों ने ज्यादा ACS झेले हैं, जैसे घर में हिंसा देखना, माता पिता का नशे में होना या मानसिक रूप से बीमार होना, तलाक, भावनात्मक या शारीरिक शोषण या उपेक्षा, उनमें बड़े होकर नशे की लत, डिप्रेशन, गंभीर शारीरिक बीमारियां और यहाँ तक कि जल्दी मौत का खतरा भी काफी ज्यादा होता है। लेकिन क्या हमारे इलाज के तरीके इस कनेक्शन को ध्यान में रखते हैं? अक्सर नहीं। अक्सर हम लक्षणों का इलाज करते रह जाते हैं, नशे को रोकने की कोशिश, डिप्रेशन की दवा देना, पर हम उस कहानी को, उस दर्द को नहीं सुनते जिसने ये लक्षण पैदा किए। हम जड़ तक नहीं जाते। और कहानी सुनना क्यों जरूरी है, या दर्द तक जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि माइंड मानते हैं, और यंग भी कहीं ना कहीं यही कहते थे कि अपनी सच्चाई का सामना करना, उसे स्वीकार करना और उसे किसी सुरक्षित जगह पे कह पाना, ये ठीक होने की प्रक्रिया का पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब कोई अपनी कहानी कहता है, सिर्फ ये नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि ये भी कि उसके साथ क्या हुआ, उसे कैसा महसूस हुआ, तो वो धीरे धीरे अपने खोए हुए हिस्सों को वापस पाना शुरू करता है। खोए हुए हिस्से? हाँ, वो हिस्से जिन्हें उसे दर्द से बचने के लिए छोड़ना पड़ा था। वो शर्म और अपराध बोध से बाहर निकलकर खुद को समझने लगता है, करुणा करने लगता है। तो अगर लत की जड़ें इतनी गहरी हैं, दर्द, आघात, बचपन के अनुभव, यहाँ तक कि दिमाग की वायरिंग में, तो फिर ठीक होने का, रिकवरी का रास्ता क्या है? क्या सिर्फ नशा छोड़ देना काफी है? यंग और माटे दोनों इस पर बिल्कुल एकमत हैं। सिर्फ बाहरी बदलाव, सिर्फ नशा छोड़ देना काफी नहीं है। कोई दवा, कोई कार्यक्रम, कोई सजा उस अंदरूनी काम की जगह नहीं ले सकती जो असल में जरूरी है। सच्ची रिकवरी सिर्फ संयम, सोब्राइटी के बारे में नहीं है। तो फिर किसके बारे में है? ये जागरूक, कॉन्शियस होने के बारे में है, अपने अंदर के सच का सामना करने के बारे में है, अपने असली स्व, सेल्फ को जानने और जीने के बारे में है। जागरूक होना, इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है, अगर लत की जड़ वियोग है, डिस्कनेक्शन है खुद से, अपनी भावनाओं से, अपने शरीर से, दूसरों से, जीवन के अर्थ से, तो ठीक होने का रास्ता पुनः जुड़ाव से शुरू होता है। रिकनेक्शन। रिकनेक्शन, खुद से फिर से जुड़ना। हाँ, और ये कोई आसान स्विच नहीं है कि आज चाहा और कल हो गया। इसमें हिम्मत लगती है, बहुत ईमानदारी लगती है, और अक्सर इसमें दर्द का सामना भी करना पड़ता है। वो दर्द जिससे हम भाग रहे थे। ये कोई सीधी सड़क नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। यूं की वो जो प्रक्रिया थी, इंडिविजुएशन, खुद को पूरा करने की यात्रा, क्या वो इसी से जुड़ी है? हाँ, बिल्कुल। इंडिविजुएशन का मतलब ही है अपने मानस के सभी हिस्सों को जानना, समझना और अपनाना, खासकर उन छाया वाले हिस्सों को। हमारा गुस्सा, हमारा डर, हमारी शर्म, हमारी ज़रूरतें, जिन्हें हम नकारते आए हैं या जिनसे हम भागते आए हैं। नशे के आदी व्यक्ति के लिए इसका मतलब है अपने अंदर दबे हुए दुख, गुस्से, डर और अधूरी ज़रूरतों का सामना करना, उन्हें महसूस करना, उन्हें स्वीकार करना। और माटे का तरीका क्या है इस जुड़ाव को बनाने का? वो किस तरह मदद करते हैं? माटे एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे वो कंपैशनेट इंक्वायरी कहते हैं। ये एक तरह की थेरेपी है जिसमें व्यक्ति को बहुत नरमी और सहानुभूति से अपने अंदर के दर्द को, अपनी कहानियों को, अपनी मान्यताओं को समझने में मदद की जाती है, बिना किसी शर्म या दोषारोपण के। अच्छा, कैसे सवाल पूछे जाते हैं इसमें? सवाल इस तरह के होते हैं जैसे, जब ये इच्छा उठती है तो शरीर में कहाँ महसूस होती है? ये भावना क्या बताने की कोशिश कर रही है? बचपन में जिंदा रहने के लिए तुम्हें अपने कौन से हिस्से चुप कराने पड़े थे? क्या अब वही हिस्से तुम्हारी लतों के जरिए पुकार रहे हैं?
इस तरह की ईमानदार दयालु आत्मखोज से ही सच्चा गहरा उपचार मुमकिन होता है। कहानी कहना, जैसा आपने पहले पूछा था, उपचार की शुरुआत हो सकती है। यहाँ एक और परत खुलती है। गैबोर माटे एक बहुत ही सोचने पे मजबूर करने वाला सवाल पूछते हैं। जी। वो कहते हैं सवाल ये नहीं है कि क्या आपको कोई लत है, सवाल ये है कि आप किस चीज के आदी हैं। हाँ। क्या मतलब है इसका? क्या ये सिर्फ ड्रग्स या शराब तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। माटे कहते हैं कि लत कई रूपों में छुप सकती है, उन रूपों में भी जिन्हें हमारा समाज अक्सर सफलता या अच्छा गुण मान लेता है। जैसे काम में हद से ज्यादा डूब जाना, वर्कहोलिज्म, हमेशा परफेक्ट दिखने और करने की कोशिश, परफेक्शनिज्म, हर समय व्यस्त रहना, कभी शांत न बैठ पाना, दूसरों की मदद करने की एक मजबूरी सी महसूस करना, कंपल्सिव हेल्पिंग, भले ही अपनी जरूरतें पीछे छूट जाएं, या फिर लगातार दूसरों से तारीफ, मान्यता, वैलिडेशन और प्यार पाने की जरूरत महसूस करना। हाँ, ये सब भी माटे के अनुसार किसी अंदरूनी खालीपन या दर्द से बचने के तरीके हो सकते हैं। ये भी एक तरह की लत हो सकती है। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मतलब हमारी तथाकथित अच्छी आदतें या सफलताएं भी किसी अंदरूनी घाव को छुपाने का तरीका हो सकती हैं। हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, पर हो सकती हैं। और युंग ने भी आधुनिक इंसान के बारे में कुछ ऐसा ही देखा था, करीब 100 साल पहले। उन्होंने महसूस किया कि लोग अपने अंदर की दुनिया से, अपनी आत्मा से कट गए हैं। कैसे कट गए हों? आध्यात्मिकता की जगह भौतिकवाद ने ले ली है, मन की शांति की जगह भागदौड़ और व्याकुलता ने। युंग मानते थे कि ये जो अंदरूनी खालीपन है, ये जो अर्थ की कमी है, यही हर तरह की लत और मानसिक बेचैनी के लिए सबसे उपजाऊ जमीन तैयार करता है। उनका वो मशहूर कथन याद है, जीवन में अर्थ की कमी आत्मा की बीमारी है। हाँ, आत्मा की बीमारी। तो मतलब लत के पीछे सिर्फ दर्द और आघात ही नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक खोज भी छिपी हो सकती है, किसी मतलब की तलाश। युंग और माटे दोनों कहीं न कहीं यही मानते हैं कि हर लत के मूल में सिर्फ दर्द ही नहीं, बल्कि पार जाने, ट्रांसेंडेंस की, खुद से बड़ा कुछ महसूस करने की एक गहरी प्यास भी हो सकती है। नशे का आदी व्यक्ति जाने अनजाने शायद जुड़ाव खोज रहा है, आज़ादी खोज रहा है, समर्पण खोज रहा है, या संपूर्णता की वो भावना खोज रहा है जिसे वो गलती से नशे या उस बाध्यकारी व्यवहार में पाने की कोशिश करता है। तो अगर ये सच है, तो फिर रिकवरी में, ठीक होने में, आध्यात्मिकता या जीवन में अर्थ ढूंढने का भी कोई रोल है? हाँ, बहुत बड़ा रोल है। सच्ची गहरी रिकवरी सिर्फ व्यवहार बदलने तक सीमित नहीं रह सकती। व्यक्ति को न सिर्फ अपनी दबी हुई भावनाओं और मुश्किल यादों से जुड़ना होता है, बल्कि जीवन में किसी गहरे अर्थ या उद्देश्य से भी जुड़ना पड़ता है। और यहाँ आध्यात्मिकता का मतलब जरूरी नहीं कि कोई धार्मिक होना है। बिल्कुल जरूरी नहीं। इसका मतलब हो सकता है अपने असली स्वरूप के प्रति जागरूक होना, अपने मूल्यों को समझना, प्रकृति से जुड़ना, दूसरों के साथ गहरे रिश्ते बनाना, या किसी ऐसी चीज का हिस्सा महसूस करना जो खुद से बड़ी हो। युंग का इंडिविजुएशन और माटे का लत को मानवीय बनाना, ह्यूमनाइजिंग एडिक्शन, ये सब अंत में इसी दिशा में ले जाते हैं। अगर हम गहराई में उतरने को तैयार हों, तो लत खुद ही हमें उपचार और एक ज्यादा सार्थक जीवन की ओर ले जा सकती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम सार देखें तो सबसे शक्तिशाली अंतर्दृष्टि क्या निकलती है इस चर्चा से? शायद सबसे बड़ी बात यह है कि नशे का आदी व्यक्ति असल में किसी पदार्थ या व्यवहार का पीछा नहीं कर रहा, वो खुद का पीछा कर रहा है। हाँ, उस स्वरूप का, उस इंसान का जो वो दर्द से पहले था, मुखौटे से पहले था, घाव से पहले था। वो अनजाने में घर लौटना चाहता है, एक ऐसे स्व के पास जो पूरा महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे, जुड़ा हुआ महसूस करे, जिंदा महसूस करे। और युंग ने कहा था कि हर लक्षण में ही उपचार का बीज छिपा होता है। हाँ, बिल्कुल। युंग का मानना था कि हमारी मजबूरियां, हमारी तीव्र इच्छाएं, हमारे अजीब लगने वाले व्यवहार, ये सिर्फ ठीक की जाने वाली समस्याएं नहीं हैं, ये प्रतीक हैं, इशारे हैं एक अंदरूनी प्रक्रिया के जो खुद को पूरा करने की कोशिश कर रही है। आत्मा की भाषा में लत एक पुकार है वापस अर्थ की ओर, वापस जुड़ाव की ओर, वापस संपूर्णता की ओर। और माटे भी तो यही कहते हैं कि आघात का सार है खुद से कट जाना, तो उपचार का सार है फिर से जुड़ जाना, ठीक करना या इलाज करना नहीं, बल्कि दोबारा कनेक्ट होना। सच्ची आजादी इसी रिकनेक्शन में। तो सवाल उठता है, ये पुनर्जुड़ाव, ये रिकनेक्शन शुरू कैसे हो? हाँ, कैसे? ये शुरू होता है शायद कट्टर ईमानदारी से, बिना किसी बहाने के, बिना किसी लाग लपेट के, ये स्वीकार करना
कि हाँ, मुझे दर्द है, या हाँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और फिर शुरू होता है अपने ट्रिगर्स के प्रति जिज्ञासा से। खुद को कोसने के बजाय ये पूछना कि ये भावना कहाँ से आ रही है, ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। शर्म की जगह जिज्ञासा लाना। और शायद ये अकेले करना मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन। ये सुरक्षित रिश्तों में होता है, ऐसे रिश्ते जहाँ हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, जहाँ हमें परफेक्ट बनने का नाटक नहीं करना पड़ता, जहाँ हमें सुना जाता है, समझा जाता है बिना जज किए। ये खुद के प्रति और दूसरों के प्रति करुणा चुनने से होता है, निंदा करने के बजाय। और युंग और माटे के तरीकों में युंग में कहा था कि हमारे सपने, हमारी कल्पनाएं, मिथक, कहानियां, प्रतीक हमें रास्ता दिखा सकते हैं। माटे पूछते हैं, प्यार पाने के लिए तुम्हें कौन बनना पड़ा था? जिंदा रहने के लिए तुम्हें अपने कौन से हिस्से छोड़ने पड़े थे? क्या अब तुम उन हिस्सों को वापस पाने के लिए तैयार हो? ये गहरे सवाल हैं। और जब ये पूछताछ, ये ईमानदारी, ये जुड़ाव शुरू होता है तो क्या होता है? धीरे धीरे वो झूठा स्व, फॉल्स सेल्फ, वो मुखौटा जो हमने दुनिया के लिए और शायद खुद के लिए भी बनाया था, वो ढहने लगता है। और उसकी जगह वो प्रामाणिक स्व, ऑथेंटिक सेल्फ, हमारा असली स्वरूप उभरने लगता है। प्रामाणिक स्व। हाँ, यही रिकवरी का असली काम है। उन हिस्सों को वापस पाना, उन्हें एकीकृत करना जिन्हें हमने बचपन में, आघात में या लत में खो दिया था। इस नजरिए से देखें तो लत रास्ते से भटकाव नहीं, बल्कि शायद रास्ता ही है। वो हमें उस जरूरी उपचार कार्य की ओर इशारा करी है जिसकी हमें वाकई जरूरत है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब लत खुद ही एक तरह का गाइड बन सकती है, एक मुश्किल गाइड, पर फिर भी गाइड बन सकती है अगर हम उसे सुनने को तैयार हों, उसे समझने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ उसे चुप कराने की। युंग मानते थे कि उपचार का अंतिम लक्ष्य सिर्फ बेहतर इंसान बनना नहीं है, बल्कि संपूर्ण बनना है। अपनी अच्छाइयों और बुराइयों, अपनी रोशनी और अपनी छाया, दोनों को अपनाना। और ये संपूर्णता सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी लाती है। और माटे भी, खासकर अपने हाल के काम में, जैसे प्लांट मेडिसिन के साथ इसी आध्यात्मिक तत्व की बात करते हैं। ब्रह्मांड में, जीवन में अपनेपन की एक गहरी भावना महसूस करना, एक जुड़ाव महसूस करना जो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, शायद यही असली दवा है, वो गहरा जुड़ाव। तो अंत में एक बात जो शायद सबसे अहम है, जो बार बार सामने आ रही है, वो ये है कि व्यसन का विपरीत सिर्फ संयम नहीं है, व्यसन का विपरीत है जुड़ाव। हाँ, अपने शरीर से जुड़ाव, अपनी सच्चाई से जुड़ाव, अपनी आत्मा से जुड़ाव, और सबसे जरूरी, दूसरों से सच्चा गहरा जुड़ाव। क्योंकि उपचार कभी अकेले में नहीं होता, ये रिश्ते में होता है, ये कमजोरी को साझा करने में होता है, ये प्यार और करुणा में होता है। तो आज हमने कार्ल युंग और गैबर माटे के नजरिए से नशे की लत को एक बिल्कुल अलग रोशनी में देखने की कोशिश की। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत कमजोरी या नैतिक विफलता नहीं, बल्कि अक्सर गहरे दर्द, आघात और जुड़ाव की कमी का एक जटिल लक्षण है। हाँ, और ये एक पुकार भी हो सकती है, अर्थ, जुड़ाव और संपूर्णता की गहरी मानवीय जरूरत की ओर इशारा करते हुए। हमने देखा कि ठीक होने का रास्ता सिर्फ व्यवहार बदलने में नहीं, बल्कि पुनः जुड़ाव में है। खुद के खोए हुए हिस्सों से, अपनी सच्ची भावनाओं से और दूसरों के साथ सुरक्षित और सहायक तरीकों से जुड़ने में। ये जागरूक और संपूर्ण बनने की एक यात्रा है। बिल्कुल। और अब जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ रहे हैं। जरा सोचिए, हम सबके जीवन में कुछ ऐसे पैटर्न या व्यवहार हो सकते हैं जो शायद ड्रग्स या शराब से ना जुड़े हों। जैसे हमेशा काम में डूबे रहना, हर चीज परफेक्ट चाहना, रिश्तों में एक खास तरह का पैटर्न दोहराना, या शायद दूसरों की मंजूरी पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना। क्या हो अगर हम इन पैटर्न्स को बिना खुद को कोसे, बिना कोई फैसला सुनाए, सिर्फ जिज्ञासा से देखें? क्या ये हमें अपने अंदर के किसी गहरे घाव, किसी डर या किसी अधूरी जरूरत के बारे में कुछ बता सकते हैं? और क्या इन्हें पहचानना, इन्हें समझना हमें खुद को ज्यादा गहराई से जानने और शायद एक ज्यादा प्रामाणिक, ज्यादा जुड़ावा जीवन जीने का रास्ता दिखा सकता है? तो इसका मतलब क्या है? इस पर विचार करने के लिए कुछ जरूर है।